नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इस टारगेट एकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने पॉलिटी की क्लासेस चला रखी हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी हिंदी की क्लासेस और उत्तराखंड जीके की क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं। आप लोग अगर चाहें तो उनको देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि आप लोग जानते हैं, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। इसमें भाग 4 में 36 से 51 आपका नीति निर्देशक तत्व है। इनको हमने आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन आयरलैंड ने भी उसको स्पेन से लिया है। ये किसी भी देश के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन अगर किसी भी देश के पास अगर धन और संसाधन नहीं है तो वो उनको बाद में अपनी इच्छा अनुसार उपलब्ध करा सकते हैं। केटी शाह ने इसके बारे में कहा है कि यह उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। आइए स्टार्ट करते हैं इसके आर्टिकल 36 में तो इसकी परिभाषा दी हुई है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? आर्टिकल 37 में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। आपके जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ये परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है न्यायालय में। आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि और सरकार जनता का कल्याण करेगी। इसी के लिए आपके को जो है सरकार क्या करती है, राशन कार्ड प्रोवाइड कराती है। आर्टिकल 39 बोलता है कि समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन और उचित संसाधन दिए जाएंगे। अगर महिला है और पुरुष है तो उनको, अगर वो समान कार्य करते हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। इसी के 39 के कै में या ए पार्ट में निःशुल्क विधि सहायता दी गई है, जो कि 42वां जो अमेंडमेंट था और 1976 में ये किया गया है। जो अगर कोई भी व्यक्ति जो कि गरीब है या फिर जिसके पास इतना साधन नहीं है कि वो जो है किसी वकील को रखे, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको सरकारी वकील प्रोवाइड कराए। आर्टिकल 40 जो कि पंचायतों के बारे में है, ग्राम पंचायतों के बारे में, और आर्टिकल 41 जो कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता सरकार आपको देगी। काम, शिक्षा प्राप्त करना, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल देना, ये सारे आर्टिकल 41 के हिसाब से हैं और सरकार की जब चाहे इनको बंद कर सकती है। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। आर्टिकल 42 कहता है प्रसूति सहायता। अगर कोई महिला गर्भवती है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उसको जो है पोषायुक्त आहार जो है प्रोवाइड कराए, और उनसे अगर कोई गर्भवती महिला से कोई भी शारीरिक श्रम न कराया जाए। आर्टिकल 43 कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, कि सरकार की कम से कम किसी भी व्यक्ति को निर्वाह योग्य मजदूरी दे। अगर वो काम नहीं कर सकता तो जैसे इसी के अंदर आपको जो नरेगा है, आर्टिकल 43 के 43 के अंदर ही आता है। आप इसके लिए ट्रिक भी याद कर सकते हैं। दमन, मौन, यानी आर्टिकल 41 जो कि है आपका 10 है, यानी दशाएं, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलेगी। मौ मीन्स मनोचित, मनोचित मीन्स मनोचित आपकी व्यवस्था कैसी है, प्रसूति सहायता। और 9 में निर्वाह योग्य मजदूरी, सरकार आपको निर्वाह योग्य मजदूरी प्रोवाइड कराएगी। इसके अंदर ही 43 के कै में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को जोड़ा गया है। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला।
ये क्वेश्चन उत्तराखंड के प्रीवियस एग्ज़ाम में ही आया हुआ है। समान सिविल संहिता कि सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी। अगर वो हिंदू है तो चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी अन्य धर्म का है, उनको जो है विवाह एवं तलाक के लिए समान शर्त होगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में बताया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए आप जानते होंगे कि बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है और समय समय पर उनको अलग अलग तरीके के टीके लगते हैं। 2 साल तक के बच्चे को, 6 साल तक के बच्चे को टीका लगता है। साथ ही 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। इसके बाद आता है आर्टिकल 46 जो कि SC ST और OBC को आरक्षण की बात करता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो SC ST और OBC को आरक्षण दे। आर्टिकल 47 कहता है कि सरकार पोषायुक्त आहार दे और उपलब्ध कराए और नशीली दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाए। सरकार जो है निःशुल्क दवाइयाँ गाँव में प्रोवाइड करती है। साथ ही आपको जो है राशन वगैरह भी मिलता है। इसी के 48 में कहा गया है कि वन्य जीव, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो है वन्य जीवों का संरक्षण रखना। इसीलिए इसी के अंदर आपके पास जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव विहार है, इसी के अंतर्गत बनाए गए हैं। 49 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। जितने भी हमारा जो है, जैसे ताजमहल हो गया, इसके बाद हमारा लाल किला हो गया, रेड फोर्ट हो गया, जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। आर्टिकल 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना है, क्योंकि जिससे कि हमारा जो प्रशासन है वो पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से हो सके, इसीलिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना है। इसी अनुच्छेद के तहत भारत UN का सदस्य है कि हमारा जो मेन टारगेट है वो है हम शांति को बढ़ावा दें, और कहीं भी अगर युद्ध होता है तो हमें युद्ध में शामिल नहीं होना है। हम मेनली शांति हमारा मकसद है। ये इस तरीके से नीति निर्देशक तत्व है। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा इनमें गांधीवादी है, जिनको गांधी जी ने सपोर्ट करा था। तो आर्टिकल 40 जो कि ग्राम पंचायतों के बारे में, गांधी जी ग्राम पंचायतों के बारे में मतलब वो चाहते थे कि ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। आर्टिकल 43 जिसमें 343 में है निर्वाह योग्य मजदूरी। आपको सरकार का ये काम है कि वो लोगों को निर्वाह योग्य मजदूरी दे। आर्टिकल 46 जो कि ST के बारे में है, और आर्टिकल 47 इस तरीके से ये गांधीवादी है। समाजवादी आपका आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 और 41, 42, 43 ये आपके समाजवादी हैं। कुछ ऐसे हैं उदारवादी, जैसे समान सिविल संहिता आपका दोनों के लिए है। मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे किसी अन्य धर्म का हो, अगर उनके विवाह करने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन कानून जो है सबको समान होगा। 45, 48 और 49, 50 और 51 ये सारे वैदिक और उदारवादी हैं। अब बात करते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। देखिए हमने मूल अधिकार अभी पढ़े थे और नीति निर्देशक तत्व भी पढ़े थे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है हम उस डिफरेंस को जानेंगे। कभी कभी सीधे क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार आपके USA कहाँ से लिए गए हैं? USA से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार आपका भाग 3 का भाग है और नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 के अंदर आते हैं। ये नैसर्गिक है, आपको जन्म से मिल जाते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके मूल अधिकार अपने आप आ जाता है, लेकिन
नीति निर्देशक तत्व आपके नैसर्गिक नहीं है। सरकार इसलिए लागू कर सकती है, लेकिन वह बाध्य नहीं है। इसी तरीके से जैसे आपको राशन कार्ड में राशन मिलती है, तो सरकार उसको कभी अपने हिसाब से कभी कम या कभी ज़्यादा कर देती है। ये न्यायालय में वाद योग्य है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको राशन कार्ड में राशन नहीं मिलता, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। ये कानूनी मान्यता है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप ये कानूनी अधिकार है आपका, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन ये राजनीतिक मान्यता है। सरकार जब चाहे इनको हटा सकती है। ये व्यक्ति की भलाई के लिए होते हैं। कोई भी व्यक्ति है, उसके कुछ मूल अधिकार उसको दिए गए हैं उनकी भलाई के लिए, जबकि ये समाज की भलाई के लिए। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 40 जो कि ग्राम पंचायत के बारे में, तो जो ग्रामीण लोग हैं उनकी भलाई के लिए। आर्टिकल 44 हम बात करते हैं सभी धर्मों के लिए, जितने भी आपके धर्म हैं उनके लिए आर्टिकल 44 है समान सिविल संहिता। ठीक है। आर्टिकल 48 जो कि आपके किसके लिए है, वन्य जीवों के लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं 50 आर्टिकल 50। इसमें क्या है, आपकी न्यायपालिका है और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया है। क्यों करा गया है? क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त के लिए। ये अपना अलग काम करेगी, ये अपना अलग कार्य करेगी। इस तरीके से हमारा संविधान बना है। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य। क्योंकि सरकार ने संविधान में जो है प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार दिए गए हैं, तो कुछ हमें मूल कर्तव्य भी हैं जो कि जब हमारा संविधान बना था स्टार्टिंग में, तो मूल कर्तव्य नहीं थे। इनको हमने 42वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा जोड़ा गया, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया और रूस के संविधान से हमें लिया गया है। इसके न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है कि अगर आप मानोगे नहीं तो आपको कोई दंड मिलेगा। लेकिन इसके बाद भाग 4 के कै में अनुच्छेद 51 के कै के तहत इनको जोड़ा गया है। देखिए आपके जितने भी DPSP है आपका 36 से लेकर 51 तक आपका DPSP है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व है तो, और 51 के कै में या फिर आप कह सकते हैं ए में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 अमेंडमेंट 1976। लेकिन स्टार्टिंग में केवल 10 ही मूल कर्तव्य थे और आपका जो 86 अमेंडमेंट हुआ उसमें एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं टोटल 11 आपके मूल कर्तव्य हैं। आइए बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं आपके? 11 हैं वर्तमान में, लेकिन शुरुआत में आपके पास टोटल 10 मूल कर्तव्य थे। आपका जो पहला जो मूल कर्तव्य है ये है कि संविधान का पालन करना और आदर्श संस्था जो कि आपकी संसद होगी, हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान आपका सम्मान करना, आपका ये मूल कर्तव्य है। इसीलिए जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो सभी जो भी नागरिक होते हैं वो उस टाइम खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, जिन्होंने भी नारे लगाए थे, हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, भगत सिंह हो गया, उनको हमारा कर्तव्य है कि हम उनका क्या करते हैं, उनके आदर्शों का पालन करें। देश की संप्रभुता और दबाव रहित शासन, एकता और अखंडता को हमें बनाए रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता का खराब हो। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। 5 के अंदर है देश के लोगों में नम्रता तथा भाईचारे को बनाए रखना। देश की समृद्धि
तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना हमारा ये भी कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, हम वैज्ञानिक तरीके से सोचें और उस तरीके की सोच को उत्पन्न करें और उसको बढ़ावा दें। साथ ही जो पर्यावरण है हमारा, उसकी भी हमें देख रेख और वन्य जीवों की रक्षा करना भी हमारा मूल कर्तव्य है। इसके बाद आता है सरकारी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, और ये भी हमारा मूल कर्तव्य है कि अगर कहीं पे कोई सरकारी संपत्ति है तो हम उसको नुकसान न पहुंचाएं, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। और व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना, अगर समाज में किसी व्यक्ति का कल्याण होता है या समाज की भलाई के लिए हमें कदम उठाना चाहिए और उसके लिए कार्य करना चाहिए। इस तरीके से हमारे टोटल 10 मौलिक कर्तव्य हो गए। इसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि आपका 86 अमेंडमेंट है, 86 अमेंडमेंट जो है 2002 में जोड़ा गया। इसमें शिक्षा को जोड़ा गया आपका, और इसमें जो शिक्षा है, शिक्षा को एक तो आपके मूल अधिकार की श्रेणी में और दूसरा आपका मूल कर्तव्य की श्रेणी में, यानी 51 के कै में जोड़ा गया शिक्षा को 2 जगह। अब बात करते हैं पहले मूल अधिकार की। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, ये उनका मूल अधिकार है। यानी उनका ये अधिकार है कि वो जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे वो प्राथमिक शिक्षा ले। और इसको मूल कर्तव्य की श्रेणी में रखा गया है कि अभिभावकों का भी ये काम है कि वो अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे। 86 अमेंडमेंट के 2 भाग हैं। पहला तो मूल अधिकार में जोड़ा गया है 6 से लेकर 14 वर्षों को प्राथमिक शिक्षा देना, और दूसरा जो है इसका 51 कै में जोड़ा गया कि 6 से लेकर 14 वर्षों के बच्चों के अभिभावक उनकी प्राथमिक शिक्षा देना उनका कर्तव्य है कि जो पेरेंट्स हैं उनका भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दें। अब आता है भाग 5। देखिए, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भाग 1, जिसमें स्टार्टिंग में दिया गया है आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद आता है हम भाग 5 की बात करते हैं, जिसमें यूनियन यानी संघ के बारे में है। टोटल 52 से लेकर 151 तक हम किसकी बात करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे। उसमें जो अधिकारी हैं, जो आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आपकी कैबिनेट के बारे में, इन सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। संघ के बारे में भाग 5 की बात है। संघ में जो सबसे बड़े होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम जो आर्टिकल है वो है 52 से लेकर 61 तक। इसके बाद जो क्षमादान शक्ति होती है वो 72 में है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं और उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो पकानी कोका दुयो दशम। पकानी यानी पद की चर्चा है। जो आपका राष्ट्रपति का पद है वो 52 है। इसके बाद कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो 53 के अंदर है। 54 निर्वाचन, को से कोटे की बात कही है, क से कार्यकाल, दो से दोबारा निर्वाचन। अगर कोई राष्ट्रपति एक बार अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है तो वो अगली बार भी उसके लिए खड़ा हो सकता है। योग्यता कितनी होनी चाहिए? 59 है दशा या महाभियोग। राष्ट्रपति पर कब महाभियोग लगेगा? श मीन्स शपथ और एम मीन्स इस तरीके से आपके पास टोटल राष्ट्रपति की आर्टिकल है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। पहले राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। आर्टिकल 52। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले राष्ट्रपति ओनली औपचारिक प्रधान होता है। केवल राष्ट्रपति क्या करता है? साइन करता है, ठीक है। नियम और कानून जो है हमारी संसद बनाती है, और जो राष्ट्रपति की केवल क्या होता है? साइन होता है। ये कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं।
ब्रिटेन से राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, आर्टिकल 52 ब्रिटेन। इसके बाद आता है आर्टिकल 53, जो औपचारिक प्रधान की बात की गई है। इसमें सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किए जाएंगे और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान तो कौन होता है? पीएम होता है। 54 में निर्वाचन के बारे में बात की गई है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है? ये भी क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में एक तो आपकी लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्य भाग लेते हैं और दिल्ली और पांडुचेरी, ओनली दिल्ली और पांडुचेरी ही जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये भाग लेते हैं। इसके अलावा कोई अदर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। वो क्यों? वो इसलिए कि राष्ट्रपति इनको क्या करता है? अपने आप चुनता है, 2 एंग्लो इंडियन को और 12 जो राज्यसभा में मनोनीत जो व्यक्ति होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होता है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। 69वां जो अमेंडमेंट है आपका 1990 द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी की जो विधानसभा है उनका गठन किया। 17वां संशोधन जो है 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, क्योंकि इस तरीके से टोटल लोकसभा, आपकी राज्यसभा और दिल्ली और पांडुचेरी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रपति की जमानत राशि। राष्ट्रपति की जमानत राशि क्या है कि राष्ट्रपति को अगर चुनाव लड़ना है तो उसको 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा रखने होते हैं, और अगर किसी कारणवश 1/6 भाग से कम वोट अगर राष्ट्रपति को मिलते हैं तो वो उसके वापस नहीं होते, उनको आरबीआई जब्त कर लेता है। इसके बाद आर्टिकल 55 कहता है कोटा के बारे में, राष्ट्रपति को कोटे के बारे में बात है। इसके बाद आर्टिकल 56 कार्यकाल के बारे में है। कोका यानी कार्यकाल, आज राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है, और अगर कोई किसी भी राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु या कोई भी दुर्घटनावश अगर राष्ट्रपति उस पद में नहीं है तो अगले जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो बचे हुए काल के लिए नहीं होगा, अपितु तो पूरे 5 ईयर के लिए होगा। आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है। अगर एक बार राष्ट्रपति का पद उसने ग्रहण कर लिया है तो उसके बाद राष्ट्रपति दोबारा अपने पद को ले सकता है। आर्टिकल 58 कहता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति के लिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उसके पास होने चाहिए। आर्टिकल 59 कहता है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो यानी सरकारी नौकरी उसके पास न हो, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया हो तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाती है और संसद मंत्री विधायक लाभ के पद नहीं होते। ये क्या होता है? केवल जनता के सेवक होते हैं। आर्टिकल 60 कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं वही करते हैं, और अगर वो अनुपस्थित है किसी कारणवश तो अन्य जो 30 न्यायाधीश होते हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता है। अब हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति जी को कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ हैं? एक तो सबसे पहली जो है वो क्षमादान शक्ति है।
राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेगा। ये 5 प्रकार की सज़ा को माफ़ कर सकता है। पहली है, जब राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूरी तरह से माफ़ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। दूसरा कारण है लघु करता है। अगर फांसी की सज़ा है तो उसको आजीवन कारावास में वो बदल सकता है। तीसरा आता है प्रतिहार, कि इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्राकृति नहीं। केवल अगर 10 साल की सज़ा है तो उसको 2 साल या 5 साल वो राष्ट्रपति कर देते हैं। विराम, किसी भी कैदी को स्वास्थ्य अगर उचित नहीं है तो उसकी सज़ा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा सकते हैं। और 5वीं है प्रतिलंबन, ये राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगाते हैं तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दायर याचिका अपील कर सके। ठीक है, इस तरीके से टोटल 5 तरीके की क्षमादान शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। सिविल कोर्ट तथा सेना की कोर्ट दोनों की सज़ा को भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। जबकि राज्यपाल, अगर हम बात करते हैं, देखो राज्य में राज्यपाल होता है, राज्यपाल को केवल सिविल कोर्ट जो होता है उसकी सज़ा को माफ़ करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति को सिविल कोर्ट और मार्शल कोर्ट जो कि सेना का कोर्ट होता है, दोनों की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार होता है। एक और बात आती है कि राज्यपाल भी जो है सज़ा को माफ़ करता है किंतु फांसी और सेना की सज़ा को माफ़ नहीं करता। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है और वह किसी भी देश से युद्ध और विराम की घोषणा करता है। अब आते हैं राजनीतिक शक्ति, ये तो थी क्षमादान शक्ति। अब राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं कि भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा किसी भी विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर कोई विदेशी राजदूत भारत में आता है तो वो राष्ट्रपति से सबसे पहले अनुमति लेगा। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ, अब आपातकाल में की जब घोषणा हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति आपात अनुच्छेद 352 यानी 352 में है कि जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाता है, किसी भी देश का विदेशी आक्रमण हमारे देश में हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई जो लोकसभा होती है वो 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद ही 6 माह तक लागू अनुमोदन अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी वो जो राष्ट्रपति ने आपात की घोषणा की है, लगाया है, वो अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। ये राष्ट्रपति के हाथ में। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश से आपात लगा देते हैं तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में भी दी जा सकती है। अब राष्ट्रपति जब आपात लगाते हैं तो उसमें कुछ हमारे मूल अधिकारों का भी हनन होता है। और कौन कौन सी चीज़ों इसमें रोकी जाती हैं। पहला आता है कि मूल अधिकार स्थगित किए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, एक आर्टिकल 19 के अंदर है, तो इसका भी हनन होता है। देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। अनुच्छेद 352 तब जब तक लागू है तब तक 358 स्वतः ही लागू हो जाता है। और इस तरीके से 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित करते हैं। देखिए हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं उनमें से किसी को भी राष्ट्रपति हनन कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से मूल अधिकार हमारे कभी भी नष्ट नहीं होते, वो 20 और 21 है। राज्य सरकार शक्तिविहीन हो जाती है और सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार को मिल जाती हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, किंतु यह प्रभावी 1 साल के लिए होगा। 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का ही
चर्चा है। अब तक हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल कब से कब तक लगा। जब हमारा भारत चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उसके बाद 1971 में बांग्लादेश और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। 1975 में आंतरिक अशांति जब हमारी हुई थी, इमरजेंसी लगी थी, उस समय भी हमारा राष्ट्रीय आपात लग गया था। इसके बाद आता है राजनीतिक आपात या राष्ट्रपति शासन कब लगता है। ये तब लाया जाता है कि जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो रहा है, राज्य सरकार अपने काम सही तरीके से ना कर पा रही हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन करेगी, बहुमत की सरकार ही द्वारा ही शासन किया जाएगा। और अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशों पर कार्य करेगी। 355 और 365 का कोई भी राज्य उल्लंघन नहीं करेगा, और जो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति आपात लगाया जाएगा। और इस तरीके से इसको 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। आपात के में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 3 वर्ष से अधिक का यहाँ पे आपातकाल रहा था। पहली बार अगर हम बात करते हैं कि आपातकाल सबसे पहले कहाँ पे लगा था, वो लगा था पंजाब में 1952 में, 1952 में। अब बात करते हैं वित्तीय आपात कौन सा होता है। 360 के अंदर आता है वित्तीय आपातकाल। ये हम यूएसए के संविधान से लिया गया है, और ये तब लाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिति सही नहीं हो। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदन करना इसमें आवश्यक है, और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसको लाएगा। यदि राज्यसभा में ने अनुमोदन कर दिया है और लोकसभा उसे भंग कर देती है, तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर उसका अनुमोदन करेगी। इसके बाद आता है राष्ट्रपति को छोड़कर सभी जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका वेतन जो है काट लिया जाता है, केवल राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर। टैक्स बढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से हम बात करते हैं टोटल हमने कितने आपातकाल पड़े, 352। अनुमोदन होता है संसद में 30 दिन के अंदर, और 30 दिन के अंदर नई लोकसभा को उसमें कानून बनाना पड़ता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 356 60 दिन के भीतर और 30 दिन के भीतर। वित्तीय आपात 360 संसद का अनुमोदन जो होता है 60 दिन के अंदर होता है, और नई लोकसभा 30 दिन के अंदर इसको लाती है। राष्ट्रपति को एक विवेकाधिकार शक्ति भी है कि अगर राष्ट्रपति चाहे अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए तो लोकसभा के त्रिशंकु होने पर, त्रिशंकु का मतलब क्या है, किसी भी सरकार को बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का अधिकार कर सकता है और किसी भी पार्टी को बुलाकर उसको अपना पूर्ण बहुमत साबित करने का मौका देता है। और ये जो काम होता है वो 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करना होता है। राष्ट्रपति को वीटो पावर भी है कि अगर कोई विधेयक है उसको रोकने की शक्ति को ही हम क्या बोलते हैं, वीटो पावर बोलते हैं। ये वीटो पावर 3 तरीके की होती है। अत्यंतकारी वीटो, राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देता है तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। निलंबनकारी, राष्ट्रपति जब पुनः विचार के लिए उसको लौटा देता है। और तीसरा आता है पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो हस्ताक्षर करता है और न ही पुनः विचार के लिए भेजता है, तो उसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। अब तक किसने पॉकेट वीटो का यूज़ करा है, यानी जैन सिंह थे। उन्होंने पॉकेट वीटो का 1986 में डाक विधेयक जो संशोधन था उसके लिए किया था। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार शक्ति भी प्राप्त है कि राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये वाला आर्टिकल जो 61 है वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महाभियोग शक्ति आर्टिकल 61 के अंदर आता है। 61 के अंदर राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को यूएसए के संविधान से लिया गया है। और ये वाला जो पॉइंट है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन से उसको ला सकते हैं। सबसे पहले आपको 25% जो जनता है, जो सांसद है, उनका अनुमोदन होना चाहिए। उसके बाद 66% यानी 66% यानी 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए उस सदन में। और दूसरे सदन में भेजने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है। और अगर दूसरा सदन भी इसको पारित कर लेता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब आते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। आइए इसकी ट्रिक की बात करते हैं। उसरा निका चूस यानी उसे उपराष्ट्रपति, ये जो आपका सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम था अभी पिछले हफ्ते, उसमें ये आर्टिकल 63 पूछा गया था। उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। मीन्स सभापति, रा मीन्स राष्ट्रपति कार्यवाहक होता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति वहाँ पे काम करेगा। नी मीन्स निर्वाचन की बात की गई है। का से कार्यकाल, चुनाव कितने समय के लिए होता है। से शपथ। आर्टिकल 63 राष्ट्रपति के पद की चर्चा, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते ही मिलता है। 65 कहता है आर्टिकल, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा इसमें की गई है और इसकी जमानत राशि ये पूछता है कि 15,000। इसकी जमानत राशि कितनी है और कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक इसमें चाहिए होते हैं। आर्टिकल 63 कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद आता है महाभियोग। सबसे पहले जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है उस पर जो महाभियोग होता है वो कितने लगता है 1/4 यानी 25%। जब ये वो भी कहाँ से स्टार्ट होता है, राज्यसभा से। उसके बाद 66% से वो अगर पारित हो जाता है उसमें, उसके बाद वो लोकसभा में भेजा जाता है। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा की गई है। आर्टिकल 69 कहता है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति को दिया जाता है। और 70 कहता है कि आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। इसके बाद इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।